नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। महाराष्ट्र सरकार ने मानी मनोज जारांगे की मांगे, आज ही जारी होगा आदेश। जारांगे का अनशन होगा खत्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आजाद मैदान खाली करवाने का आदेश। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां के अपमान वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी हुए भावुक। बोले, ये मेरी मां का ही नहीं बल्कि देश भर की करोड़ों मांओं का अपमान। राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए कुछ नामदार का काम मुझे सिर्फ गाली देना। मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। Oil was black gold, but chips are digital diamonds. चौथे सेमीकॉन इंडिया का शानदार आगाज। प्रधानमंत्री मोदी बोले, डिजिटल डायमंड है सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर मार्केट में भारत की होगी बड़ी हिस्सेदारी। जीएसटी में बड़े रिफॉर्म का काउंटडाउन शुरू। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले आज राज्यों के जीएसटी अधिकारियों की दिल्ली में बैठक। करीब 175 आइटम्स के दामों में कटौती का फैसला संभव। आखिरी घंटों में ऊपरी स्तर से फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से करीब 1% फिसला। रियलिटी फाइनेंशियल्स आईटी इंडेक्स भी 1% फिसल कर बंद। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बिगड़े हालात। यमुना नदी खतरे के निशान के पार। गुरुग्राम हाईवे पर देर रात लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट। तो बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म की, जिस पर पूरे देश की नजर है। तो पूरे देश की नजर कल होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पर है। कल इस बैठक से पहले आज राज्यों के जीएसटी अधिकारी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जीएसटी रिफॉर्म के तहत करीब 175 आइटम्स के दामों में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। जीएसटी रिफॉर्म पर सीएनबीसी आवाज की मेगा कवरेज लगातार जारी है। जीएसटी रिफॉर्म से जुड़े सभी पहलुओं पर डिटेल्स के साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ लक्ष्मण रॉय, आलोक प्रियदर्शी और रोहन सिंह। सबसे पहले चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी में सुधार के बाद स्लैब पे किस तरह के बदलाव होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म को दो तरीके से देखना चाहिए। एक कि जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अभी 4 स्लैब है, उसे घटा करके 2 स्लैब किया जाएगा। अभी 4 स्लैब में 5%, 12%, 18% और 28% है। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो जाएंगे। और इसमें 12% में जितने भी आइटम हैं उनमें से 99% आइटम जो है 5% में आ जाएंगे। और 28% में जितने भी आइटम है उसमें से 90% आइटम जो है 18% स्लैब में आ जाएंगे। और बाकी कुछ आइटम पे हो सकते हैं थोड़ा बहुत आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, जो सिन गुड्स या बहुत ही लग्जरी आइटम है वहाँ पर हैं। तो इसमें रोज़मर्रा के चीज़ों पे या तो जीएसटी नहीं लगेगा या लगेगा तो बहुत कम 5% लगेगा। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। बाकी डिटेल में हमारे सहयोगी आलोक आपको बताएंगे। लेकिन इससे साथ साथ एक और जो बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है इस पूरे जीएसटी काउंसिल की बैठक में, वो है कि जीएसटी रिफंड का मामला हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मामला हो, क्लासिफिकेशन का मामला हो। जो हम लोग याद है, आपको याद है कि पॉपकॉर्न चॉकलेट वाला का क्या रेट होगा, बगैर चॉकलेट वाला क्या रेट होगा। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन की दिक्कतें थी उन सबको काफ़ी ज़्यादा आसान बनाया जाएगा। तो सरल भाषा में कहें तो जीएसटी अब जाकर के गुड एंड सिंपल टैक्स का रूप लेने जा रहा है। इसलिए 2 दिन तक चलने वाली बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी रूपरेखा आज अधिकारियों की बैठक में तय की जाएगी। जी चलिए, अब सीधा जुड़ते हैं आलोक से। और आलोक, आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी रेट कट के बाद कौन से प्रोडक्ट हैं जो सस्ते हो जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि जो 18% में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी लगती थी वो बिल्कुल जीरो यानी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कैंसर की करीब 30 दवाइयां और रेयर डिजीजेज की जो मेडिसिन है इनको भी 5% से घटा के 0% पर ले जाया जाएगा। तो ये तो कुछ होगा कि 0% इस पर लाया जाएगा। लेकिन मोटा मोटी अगर कहें तो जो एसेंशियल आइटम्स हैं और जो रोजमर्रा के आइटम्स हैं उनको 5% पे लाया जाएगा या 0% पे रहेंगे। रोजमर्रा के आइटम की बात करें तो शैम्पू, तेल, साबुन, टूथपेस्ट जैसे आइटम हो ये सबको 5% में लाया जाएगा, जो पहले तकरीबन 18% के स्लैब में होते थे। इसके अलावा जो कुछ आइटम्स हैं जिनको एस्पिरेशनल गुड्स कहते हैं, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें जो कि एक मिडिल क्लास आदमी इस्तेमाल करता है, इन सब पर पहले 28% जीएसटी होता था, लेकिन उसको चूंकि 28% स्लैब नहीं रहेगा तो अब लिहाजा उसको 18% पर रखा जाएगा। तो ये जीओएम के प्रपोजल्स हैं। इसके अलावा जो सिन गुड्स हैं जिसमें 5-7 आइटम्स हैं उनके लिए एक नया स्लैब बनाया गया है 40% का, जिसमें पान मसाला, टोबैको, बहुत महंगी जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो, इसके अलावा जो एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक 40% की स्पेशल दर बनाई गई है। हालांकि इस पर जीएसटी अभी मौजूदा काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि उस पर सेस भी लगता है, लेकिन अब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला होगा कि ये सेस को हटाकर उस पर कोई एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर उसकी जगह पर कुछ नया किया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, डिमेरिट्स गुड्स हैं, उस पर जो टैक्स इंसिडेंस था, जितना पहले टैक्स लगता था लगभग उतना ही टैक्स अभी भी लगेगा। हालांकि उसके लिए एक नया स्लैब 40% बना दिया गया है। जी आलोक, अब सीधा जुड़ते हैं रोहन से। और रोहन, आप बताएं कि ऑटो सेक्टर के मोर्चे पर जीएसटी में कौन से रिफॉर्म होने वाले हैं? जी, प्रस्तावित जीएसटी रिफॉर्म का एक बड़ा फायदा जो मास मार्केट गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, खासतौर पे वे गाड़ियां जो कि 4000 mm से कम की हैं या 1500 सीसी से कम की हैं, उनको मिल सकता है। अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें इन पर 28% जीएसटी लगता है, प्लस 1 से 3% जो है वो कॉम्पनसेशन सेस लगता है, जिसे कम करके 18% करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही 2 व्हीलर या 3 व्हीलर जो 350 सीसी से कम के हो उन पर भी टैक्स स्ट्रक्चर 28% से कम करके 18% तक किया जा सकता है। एक और जो बदलाव हो सकता है वो कंपोनेंट सेक्टर में हो सकता है। अभी कार में या एसेसरीज में आपको 28% जीएसटी लगता है, उसे कम करके 18% का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि इसका जो फायदा है वो आफ्टर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कहाँ इस बदलाव का फ़ायदा नहीं होगा या बहुत कम होगा, वो है जो बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें 40% की दर रखी जाएगी वर्तमान के 28% के मुकाबले, और साथ ही एडिशनल ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। हालांकि क्या डेफिनेशन होगी लग्जरी गाड़ियों की, इस पर अभी जो है क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन बड़ी गाड़ियों को, लग्जरी गाड़ियों को, एसयूवी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद इसमें नहीं है। जी शुक्रिया रोहन, और साथ ही में लक्ष्मण जी और आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ी हर अहम जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। तो जीएसटी रिफॉर्म पर सीएनबीसी आवाज की मेगा कवरेज जारी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले और बाद में हम आपको इससे जुड़ी पल पल की जानकारी देंगे। हमारे रिपोर्टर्स हर सेक्टर पर जीएसटी के असर का आंकलन करके आप तक पहुंचाएंगे। जीएसटी रिफॉर्म की महा कवरेज के लिए देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत पूरी तरह सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में कहा जाता है कि ऑयल ब्लैक गोल्ड था, लेकिन चिप्स डिजिटल डायमंड है। पिछली सदी में दुनिया का भविष्य तेल के कुएं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की शक्ति एक छोटी सी चिप में सिमट गई है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है।
और जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका आधार क्रिटिकल मिनरल्स है। इसलिए भारत आज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर काम कर रहा है। हम रेयर मिनरल्स की अपनी डिमांड को अपने यहां ही पूरा करने में जुटे हैं। ट्रम्प टैरिफ का भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ज्यादा असर नहीं होगा, ये कहना है टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह का। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अन्य मार्केट में विकल्प तलाशने और मजबूत घरेलू डिमांड से इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। गिरिराज सिंह से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। इस पूरे 50% टैरिफ लगाने के बाद आपने अपने मंत्रालय के तहत आने वाले सेक्टर का कोई असेसमेंट किया है कि कितना असर पड़ेगा एक्सपोर्ट पे, रोजगार पे, इंडस्ट्री पे? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमने तो सारे इंडस्ट्री के साथ मीटिंग की है। अब एक छोटे जो 100 करोड़ से नीचे वाले हैं उनके साथ भी मैं मिल करके बात करने वाला हूं। लेकिन मैं एक अलग बात कह रहा हूं। भारत एक ऐसा देश है, जब भी आपदा आया तो उसे अवसर में परिवर्तित किया। ये $800 बिलियन के मार्केट में हमने, ऐसा नहीं है कि अमेरिका, हमारी इंडस्ट्री आज भी अमेरिका को दे रहा है। अलग बात है कि एडिशनल टैरिफ लगाया गया, जो हमें एक झटका जरूर लगा, हल्का सा। लेकिन 40 देश हमने अलग से चुना है, जिसका लगभग 590 बिलियन डॉलर, $590.32 बिलियन का मार्केट है। सर, जो आप कह रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म उपाय हो सकता है कि मार्केट को डाइवर्सिफाई कर लें। इमीडिएट समस्या ये है कि जितना हम टेक्सटाइल अप्रैल पूरा देश से एक्सपोर्ट करते हैं, 35% यूएस को जाता है। जो कारपेट हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 58.6% यूएस को जाता है। तो इमीडिएट हमें तो बाजार खोजने में टाइम लगेगा। ये तो ठेला है नहीं कि यहाँ नहीं रेडी लगा देंगे, कहीं और लगा देंगे। नहीं, गलतफहमी में मत रहिए। जो ऑर्डर एफटीए की बात आपने की, अभी तक एफटीए लागू भी नहीं है, ईयू एफटीए, बता रहा हूँ सच्चाई। अरे भाई, वो एक प्रोसेस है, 1 महीना और लगेगा, प्रोसेस है। इसलिए अगर आपको ध्यान में है कि एफटीए लागू नहीं, तो हमें भी ध्यान में है, लेकिन वो ऑन प्रोसेस है, इंडस्ट्री को भी मालूम। प्रोसेस के दौरान 6 महीने अगर फैक्ट्री से माल नहीं जाता है तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का क्या होगा? वो लोग छटनी कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जिस देश में $180 बिलियन का मार्केट है, हम केवल $40 बिलियन ही एक्सपोर्ट करते हैं, सारे चीज मिला के। अब बताइए, जिस देश में 2 करोड़ आदमी प्रति वर्ष पैदा लेता है, हमारा डोमेस्टिक डिमांड इतना है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जो ऑर्डर लिया हुआ है उसमें थोड़ी सी असुविधा होगी, इससे हम नकारते नहीं। हम उनके जो इंडस्ट्री से वार्ता हो रही है और इंडस्ट्री जो सपोर्ट मांग रहे हैं, हम धीरे धीरे वो सपोर्ट उनको देंगे। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार आखिरी घंटों में ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 207 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी में 45 पॉइंट की गिरावट देखी गई। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तर से करीब 1% फिसलकर बंद हुआ। मार्केट की पूरी जानकारी बता रही हैं कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, अगर हम कल की बात करें तो कल वापस से एक बाउंस बैक दिखा था, लेकिन आज वापस से बाजार में एक नर्वसनेस का जो मूड है वो छाया हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया है। दो मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की फुल्की जो रिकवरी है वो आज के सत्र में दिखाई दी है। जो मॉर्निंग के गेन्स है वो आखिरी तक आते आते जो है लूज आउट होते हुए नजर पड़े हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स। यहाँ पे जो एफएमसीजी पैक है वो लीड लेता हुआ दिखाई दिया है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड और एनटीपीसी में आज हमें एक गेन देखने को मिला है। देखते हैं कि अब पेन कहां पे देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स आज गिरावट के साथ हुए हैं बंद। अब बात करते हैं कि मिड कैप के कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पे हमें मोमेंटम दिखा है अपसाइड। एमआरएफ में अच्छी खासी तेजी, करीबन 6.25%, आरबीएनएल करीब 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। एनएमडीसी यहां पे अगस्त का अपडेट आया है जिसके बाद करीबन 5% का इजाफा, और अपोलो टायर्स भी करीबन 4.25% की बढ़त के साथ आज हुआ है बंद। लूजिंग पॉकेट में सुंदरम फाइनेंस, इंडस स्टार, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और यूपीएल में आज जो है वो प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन जो बियर्स हैं वो अवार्ड लेके गए हैं। वहीं आज के बाजार को रिलायंस ने संभाले रखा। दरअसल रिलायंस पर मॉर्गन स्टैनली ने दमदार रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट की हाइलाइट्स बता रही हैं श्रेया ठाकुर। रिलायंस पर सिर्फ आज ही ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं आई है, पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, इनफैक्ट पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट अब मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस पर ओवरवेट की कॉल आ गई उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस 1701 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि आप जिस करंट मार्केट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे तो लगभग 23% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली रिलायंस में देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि रिलायंस अब 2 थीम्स पर दौड़ेगी, एक है एंटी इन्वोल्यूशन और एआई। अब मैं यहाँ पे दर्शकों को समझा देती हूँ कि एंटी इन्वोल्यूशन है क्या। अब एंटी इन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वेस्टफुल और हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस से बाहर निकलकर वॉल्यूम और एफिशिएंसी पर जोर देना। अब इससे रिलायंस का क्या कनेक्शन है, तो देखिए चाइना अब एंटी इन्वोल्यूशन पर फोकस कर रही है। अब इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा फायदा रिलायंस को मिलेगा क्योंकि चाइना की सोलर एनर्जी सप्लाई चेन्स का बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस होगा। चाइना अब एफिशिएंसी और वैल्यू एडेड, अगर आप बात करें एक्सपोर्ट्स पर ध्यान दे रही है, जिससे रिलायंस को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और ग्रोथ जो है वो रिलायंस की मजबूत होगी। रिलायंस ने भी ऐसा ही एंटी इन्वोल्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाई थी रिटेल और जियो के सेगमेंट में। पहले तो अच्छे से ग्राहक उन्होंने कंज्यूम किए, लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार टैरिफ हाइक्स, हायर आरपू बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने वॉल्यूम और एफिशिएंसी पर फोकस किया है। तो अब मॉर्गन स्टैनली को ये लग रहा है कि इन्वोल्यूशन से रिलायंस को $20 बिलियन एनएवी का फायदा होगा और फाइनेंशियल ईयर 28 तक आंकड़े रख रही हूँ आपके सामने। ईपीएस जो है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो 17% एक्स्ट्रा ग्रोथ आएगी, इसलिए उनको लग रहा है कि ये रिलायंस आपको रडार पर रखना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें। मराठा आरक्षण के लिए मुंबई में भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल का अनशन आज ही खत्म हो जाएगा। जरांगे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। राज्य सरकार आज ही आदेश जारी करेगी जिसके बाद वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। आपको बता दें इससे पहले आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने जरांगे को आजाद मैदान खाली करने के आदेश दिए थे। पूरा अपडेट अब लेते हैं विवेक गुप्ता से। विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो विवेक, जिस तरह से जानकारी पाटिल की तरफ से खुद ही दी जा रही है कि राज्य सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली है, तो क्या अब खत्म हो गया है अनशन के लेकर जो पूरा चल रहा था हड़ताल, क्या मानना चाहे? दीपाली देखिए, अभी थोड़ा सा अभी इसमें फाइनल स्टेज में जो अभी कॉल लेना बाकी है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने साफ तौर पे कहा है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो डेलीगेशन आया था ड्राफ्ट लेकर, आपको बताना चाहेंगे कि 8 चीजें जो है महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल के सामने रखी है मराठा रिजर्वेशन को लेकर, जिसमें जरांगे पाटिल ने 8 में से 6 मांगे को मान लिया है। 2 मांगे अभी भी उसमें अप एंड डाउन चल रहा है और जरांगे पाटिल का साफ तौर पर कहना है कि जो ड्राफ्ट उनके पास आया है उसको लेकर अब सरकार जीआर पेश करे, यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो होता है वो बनाकर रहे, तभी जो जरांगे पाटिल है वो आजाद मैदान से बाहर निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि जो उनकी मांगे थी वो लगभग पूरी सरकार ने मांग ली है और एक बड़ी जीत उन्होंने इसको जीत करार दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जो जो बातें ड्राफ्ट में लिखी गई हैं वो बातें सब कुछ जीआर में आनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट का डेलीगेशन है वो अभी मुंबई के आजाद मैदान में बैठा हुआ है। एक टीम जो है वो मंत्रालय गई है और जरांगे पाटिल का साफ तौर पर कहना है जब तक जीआर
जीआर आएगा नहीं तब तक वो अपना अनशन तोड़ेंगे नहीं। और उम्मीद जताई जा रही है कि जीआर जो है वो कुछ समय बाद आजाद मैदान जो एक डेलीगेशन से वो लेके आएगा और जीआर मिलने के बाद मनोज जारंगे पाटिल एक जीत का जो जुलूस होता है वो भी शायद निकाले यहाँ पर। और सभी अपने कार्यकर्ताओं जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिले अलग अलग शहर से मुंबई आए हुए हैं उन सबसे विनती कर रहे हैं कि जीआर आने के बाद सभी लोग मुंबई को खाली कर दें और जितनी गाड़ियां मुंबई में है वो यहाँ से निकाल दें। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में भी कल हियरिंग है, लेकिन कोर्ट की बातें अब थोड़ी सी नॉर्मल लग रही है क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो दिक्कत मुंबई की जनता को हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक क्लियर कर देना चाहिए, साथ ही साथ जो गाड़ियां लगी हुई है इलीगल तरीके से उन्हें हटा देना चाहिए। कल भी बॉम्बे हाई कोर्ट में दोपहर के 3 बजे के आसपास हियरिंग है, लेकिन अब सबकी नजरें जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जीआर पर है कि क्या जीआर सच में जो जीआर है वो मनोज जारंगे पाटिल को देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ताजा जानकारी दी उस बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के अपमान का दर्द बयां किया। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का दर्द छलका और उन्होंने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गालियां मेरी मां की नहीं बल्कि देश की हर मां का अपमान है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से किस तरह के हालात हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से भीषण जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। गुरुग्राम में कल रात को 7 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इधर हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री मार्केट, ओल्ड उस्मानपुर गांव और बुरारी खादर में जो घर हैं वहां पानी भर गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम भी जारी है। आइए आपको दिखाते हैं यमुना बाजार के हालात। राजधानी दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं नाव में और आप देख सकते हैं नाव में बैठकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यमुना से सटे निचले इलाकों की और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जितने भी घर हैं उनमें पानी भर चुका है। निचले इलाकों में यमुना का पानी पहुंच गया है। जो लोग इन घरों में रहते थे अब उन्हें सुरक्षित यहाँ पर निकाला जा चुका है और राहत कैंप जो लगाए गए हैं वहां तक पहुंचाया जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें। इस नाव में आप देखेंगे कि जितने भी बर्तन है, लोगों के घर का सामान, ट्रंक, कपड़े, सब लोग इसी तरह से छोड़कर कैंप में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और अब सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाना चाहेंगे यमुना की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना में किस तरह से लहरें उठती हुई आपको दिखाई देगी। यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि अगर वो दिखा सके कि बीचों बीच जो मंदिर है वो भी
भी अब पूरी तरह से लहरों में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सीधे हाथ को मैं चाहूंगी कि आपको दिखाएं कि जो लोहे के पुल के साथ साथ एक नया पुल बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर तक भी जो पिलर है आप देखेंगे पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो यमुना का पुल है उसे अब बंद किया जा चुका है। वहां से किसी भी तरह का कोई भी यातायात की व्यवस्था वहां से पूरी तरह से बंद की जा चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक इसी तरह से राजधानी दिल्ली में मौसम रहने वाला है। चूंकि न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में है। जगह जगह घुटनों तक पानी भर गया है, यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। राज्य में 1312 गांव के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत की भी खबर है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल बंद है। अजनाला पंजाब से जमीनी हकीकत दिखा रही हैं संवाददाता सपना। अमृतसर का अजनाला है और देखिए जरा तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और हमारे दर्शकों को। ये ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आम शहर है, ये शहरी इलाका है अजनाला का। लेकिन देखिए कैसे पानी बह रहा है, जैसे मानो यूं लग रहा है कि यहाँ से कोई नदी बह रही हो। लेकिन ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, यहीं से होते हुए गुरदासपुर की तरफ आप जाएंगे। लेकिन देखिए कितना पानी है, जरा वहां दिखाए पुजारी जी। ये ट्रैक्टर देखिए कितना डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन ये देखिए पूरा पोल टूट चुका है। वो उधर गुरुद्वारा मुझे दिखाई दे रहा है, ऊपर गुरुद्वारे के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे पानी है, खेत हैं, पूरे खेत डूब चुके हैं। ये स्थिति है अमृतसर के अजनाला की। रावी नदी का पानी बढ़ा और उसका नतीजा ये रहा। ट्रैक्टर ही सहारा बचा है कि आप चल सकते हैं, अन्यथा आप किसी और चीज से चल नहीं सकते। जरा वो पानी देखिए, उसको देखकर डर लग रहा है। और पुजारी जी अपना भी पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहाँ गड्ढा है ये पता कर पाना इस पानी में मुश्किल हो रहा है। जरा देखिए, वो दिखाइए जरा पुजारी जी, पूरा घर डूबा हुआ है, पूरा प्रथम तल इस घर का डूब चुका है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा प्रथम तल डूब गया है और पूरा पानी खेतों की तरफ जा रहा है। यानी कि कहते हैं ना, मार सिर्फ एक नहीं है कि आपके घर डूब रहे हैं, मार तो ये भी है कि पंजाब अपनी खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए चुनौती दौरी हो गई है। घर में भी पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया। जरा वो देखिए, मुझे भी देखिए, अगर आप, मैं इससे आगे जाऊंगी अब और घुटनों से ऊपर पानी आने लगा है। तो स्थिति बहुत खराब है। वहां पर जितनी नाव है उनको तैयार किया जा रहा है ताकि उनके जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके। जैसे वो मैं गुरुद्वारा देख रही हूँ, अभी मुझे ऊपर ही कुछ लोग दिखाई दिए थे, क्योंकि नीचे तो उतरना ही संभव नहीं है। पानी इतना ज्यादा है कि आप यहाँ खाने पीने के लिए आप सिर्फ अपने अगर द्वितीय तल पर चढ़ जाते हैं तो ही उस पर रह सकते हैं, वरना रहना मुश्किल है। तो मैदानी इलाकों के बाद अब बात करते हैं पहाड़ों की, जहां बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से यातायात ठप है। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। भारी बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। वहीं शिमला में पिछले 24 घंटे में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस साल की बरसात ने पहाड़ों पर तबाही मचाई तो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की रफ्तार रोक दी। क्या इसकी वजह सिर्फ प्रकृति का कहर है या फिर इसे मैन मेड डिजास्टर की तरह देखना चाहिए? इसी पर ही होगी खास चर्चा आज आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। जरूर देखिए अर्बन प्लानिंग पानी पानी।